शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के ये शब्द आज भी उतने ही दमदार हैं, खासकर जब हम बात करते हैं हमारे देश के सबसे ऊंचे शिक्षण संस्थानों की, हमारी यूनिवर्सिटीज की। लेकिन आज के दौर में इन संस्थानों से जो खबरें आ रही हैं वो इन आदर्शों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती हैं। बिल्कुल, और आंकड़े तो वो वाकई चौंकाने वाले हैं। पिछले सिर्फ 5 सालों में यूनिवर्सिटीज में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में 118% की बढ़ोतरी हुई है। 118%? हाँ, मतलब समस्या दुगनी से भी ज्यादा हो गई है। पर यहाँ एक पेंच है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का कहना है कि 90% से ज्यादा मामले निपटा दिए गए हैं। और यहीं पर आज की हमारी पूरी बातचीत का मेन फोकस है। एक तरफ शिकायतों का अंबार और दूसरी तरफ सब कुछ ठीक है का दावा। हाँ, ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? ये तो एक पहेली जैसी लगती है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और हमारा आधार है आउटलुक में छपा एक बहुत ही गहरा विश्लेषण। जी, जो यूजीसी के नए नियमों की परतें खोलता है। हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि क्या ये नए नियम सच में समानता लाएंगे या ये बस एक और पेपर फॉर्मेलिटी बनकर रह जाएंगे। और ये टॉपिक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए खास तौर पर जरूरी है। ये सीधे सीधे आपके जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4 एथिक्स सबसे जुड़ता है, तो इसे ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। सबसे पहले इन आंकड़ों पर ही लौटते हैं। शिकायतें 200 से बढ़कर लगभग 400 हो गईं। 118% की छलांग। और जवाब में यूजीसी हमें एक और आंकड़ा देता है, 90% डिस्पोजल रेट। ये निपटारा शब्द सुनने में तो बहुत पॉजिटिव लगता है ना, जैसे कोई बड़ी कामयाबी हो। और देखिए, यहीं पर शब्दों का खेल है। निपटारा या डिस्पोजल का मतलब समाधान या रेजोल्यूशन बिल्कुल नहीं होता। अच्छा। डिस्पोजल एक एडमिनिस्ट्रेटिव, एक ब्यूरोक्रेटिक शब्द है। इसका सीधा साधा मतलब है फाइल बंद कर दी गई। एक मिनट, क्या मतलब? तो आप कह रही हैं कि जब यूजीसी ये दावा करता है कि 90% मामले निपटा दिए, तो वो हमें ये बता ही नहीं रहा है कि छात्रों को इंसाफ मिला या नहीं? बिल्कुल नहीं। या आरोपी के खिलाफ कोई एक्शन हुआ या नहीं? कुछ नहीं। इसका मतलब बस ये है कि केस को क्लोज कर दिया गया है। ये तो बहुत ही भ्रामक है। एग्जैक्टली। ये परफॉर्मेंस ऑफ एफिशिएंसी है, डिलीवरी ऑफ इक्विटी नहीं। मतलब हम ये दिखा रहे हैं कि हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, हमारी मेज पर कोई फाइल पेंडिंग नहीं है, पर उस काम का नतीजा क्या निकला? पीड़ित को न्याय मिला या नहीं? इससे इस आंकड़े का कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक प्रक्रियात्मक समापन है। वाह, मतलब ये आंकड़ों का खेल है जहां काम खत्म दिखाने की कोशिश हो रही है, भले असलियत कुछ भी हो। सही बात है। और इसी माहौल में यूजीसी अपने नए नियम लेकर आया है, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। नाम तो काफी बड़ा है, सुनने में तो काफी भारी भरकम और अच्छा लगता है। हाँ, और कागज पर इसके प्रावधान भी बहुत अच्छे हैं। हर संस्थान में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स बनाने की बात है, इक्विटी कमिटीज बनाने की बात है, एक पूरा ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाने की बात है। ये सब सुनने में बहुत प्रगतिशील लगता है। और स्रोत बताता है कि इसमें एक वाकई में अच्छा और सकारात्मक कदम भी उठाया गया है। निश्चित रूप से। और ये एक बड़ा बदलाव है। पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी समुदाय को भी जातिगत भेदभाव के प्रति एक संवेदनशील समूह के रूप में साफ साफ मान्यता दी गई है। ये तो अच्छी बात है। हाँ, ये एक स्वागत योग्य कदम है जो संवैधानिक सुरक्षा की समझ को और गहरा करता है। लेकिन यहाँ पर असली सवाल ये है कि ये अच्छी अच्छी बातें लागू कैसे होंगी, क्योंकि किसी भी नियम की असली परीक्षा तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में होती है, उसके स्ट्रक्चर में होती है। ठीक है, तो नियम तो अच्छे लग रहे हैं सुनने में, लेकिन असली सवाल तो ये है कि नियमों को लागू कौन करेगा? क्योंकि अगर चौकीदार ही चोर हो तो फिर ताला लगाने का क्या फायदा? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़े है। यहीं पर इन नए नियमों की सबसे बड़ी ढांचागत खामी, मतलब जो स्ट्रक्चरल फ्लॉ है, वो सामने आता है। क्या है वो? इन इक्विटी कमिटीज की अध्यक्षता कौन करेगा? संस्थान के ही वरिष्ठ अधिकारी, जैसे वाइस चांसलर, डीन या कोई सीनियर प्रोफेसर। अरे रुकिए, मतलब शिकायत की जांच वही लोग कर रहे हैं जिनके खिलाफ या जिनके डिपार्टमेंट के खिलाफ शिकायत हो सकती है? जी। ये तो सरासर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे किसी कंपनी को कहा जाए कि वो अपने ही घोटाले की जांच कर ले। बिल्कुल यही बात है। सोचिए, एक छात्र की शिकायत उन्हीं चैनलों से गुजर रही है जो पहले से ही उसके एडमिशन, ग्रेड, सुपरविजन और अनुशासन को कंट्रोल करते हैं। मतलब जिस सिस्टम पर सवाल उठाया गया है उसी सिस्टम को जांच की जिम्मेदारी दे दी गई है। हाँ।
लेकिन क्या हम ये नहीं मान सकते कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर या डीन जैसे वरिष्ठ लोग ज्यादा अनुभवी होते हैं और मामले को बेहतर समझ सकते हैं, शायद बाहर के किसी व्यक्ति को? ये एक वाजिब सवाल है और तर्क यही दिया जाता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ज्यादा खतरनाक है। वो क्या? जब जांच करने वाले लोग संस्थान का ही हिस्सा होते हैं तो न्याय देने से ज्यादा जरूरी संस्थान की इज्जत बचाना हो जाता है। अच्छा। कोई भी वाइस चांसलर ये नहीं चाहेगा कि उसके कार्यकाल में यूनिवर्सिटी पर भेदभाव का दाग लगे। नतीजा ये होता है कि मामले को रफा दफा करने की कोशिश होती है। और शायद इसीलिए नियमों में किसी बाहरी इंडिपेंडेंट मेंबर का होना अनिवार्य नहीं किया गया है। सही पकड़ा। इन 9 नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो निर्णय लेने की शक्ति वाले किसी स्वतंत्र बाहरी सदस्य की नियुक्ति को कंपल्सरी बनाता हो। और यूनिवर्सिटी के बाहर अपील का भी कोई रास्ता नहीं है? नहीं, जो भी होगा वो संस्थान की 4 दीवारी के अंदर ही होगा। द सिस्टम इज डिजाइन टू बी सेल्फ कंटेन्ड एंड सेल्फ पुलिसिंग। तो फिर वही 90% निपटारे वाले आंकड़े का मतलब समझ में आता है। फाइलें तो बंद हो रही हैं, लेकिन लंबित शिकायतों की संख्या भी बढ़ रही है। मतलब नए केस आते जा रहे हैं और पुराने बस बंद किए जा रहे हैं बिना किसी असली समाधान के। न्याय की लाइन बस लंबी होती जा रही है। और पारदर्शिता की कमी देखिए। हमें ये कभी पता नहीं चलता कि जिन मामलों का निपटारा हुआ उनमें से कितनों में आरोप सही पाए गए, कितनों में कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया, या संस्थान के तौर तरीकों में कोई बदलाव आया। ये सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में है ही नहीं। इससे तो छात्रों को एक बहुत ही साफ और निराशाजनक संदेश मिलता होगा क्या? कि शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है। ये बस एक लंबी, थकाऊ और अपमानजनक प्रक्रिया है जिसके अंत में कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और ये हमें एक और बहुत जरूरी मुद्दे पर लाता है जो स्रोत में उठाया गया है, भेदभाव का बदलता हुआ स्वरूप। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि भेदभाव हमेशा चिल्लाकर या खुलकर नहीं होता। ये बहुत सटल तरीकों से होता है। एग्जैक्टली। आज के दौर में कोई प्रोफेसर शायद ही खुलेआम किसी छात्र को उसकी जाति के लिए अपमानित करेगा। भेदभाव अब ज्यादा सूक्ष्म हो गया है। ये ग्रेडिंग में पक्षपात के रूप में हो सकता है, मेंटरशिप या अच्छे रिसर्च प्रोजेक्ट्स ना देने के रूप में हो सकता है, या किसी छात्र को सामाजिक और अकादमिक तौर पर आइसोलेट करने, अलग थलग करने के रूप में। सही कहा। और इस तरह के बर्ताव का कोई ठोस सबूत छोड़ना लगभग नामुमकिन है। कोई कागज पे लिखकर तो भेदभाव करता नहीं। और यहीं पर सबूत की समस्या आती है। हमारा मौजूदा कानूनी ढांचा सबूत पर आधारित है। सही बात है। लेकिन जब भेदभाव का कोई दस्तावेजी निशान ही नहीं है तो छात्र उसे साबित कैसे करेगा? वो कैसे बताएगा कि उसे जानबूझकर कम ग्रेड दिए गए या उसे एक जरूरी कॉन्फ्रेंस में जाने से रोका गया? तो इसका नतीजा क्या होता है? संस्थान तो अपनी प्रक्रिया पूरी कर लेता है। हाँ, संस्थान तो अपनी प्रोसीजरल कंप्लायंस पूरी कर लेता है। वो दिखा सकता है कि देखो, हमने कमेटी बनाई, मीटिंग भी की और मामले को निपटा भी दिया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में छात्र के अधिकार कहीं खो जाते हैं। यहाँ पर प्रोसीजरल कंप्लायंस जो है वो इक्विटी का यानी वास्तविक समानता का विकल्प बन जाती है। नियम का पालन तो हो गया पर न्याय नहीं हुआ। हाँ, इट्स अ क्लासिक केस ऑफ द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल बट द पेशेंट डाइड। ये बहुत गंभीर बात है। तो फिर इसका संवैधानिक नजरिए से क्या मतलब निकलता है? यूपीएससी मेंस के नजरिए से ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जातिगत भेदभाव सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर है। अच्छा। हमारे संविधान का आर्टिकल 14 कानून के सामने बराबरी की गारंटी देता है। आर्टिकल 15 साफ तौर पर कहता है कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और आर्टिकल 21? और सबसे बढ़कर आर्टिकल 21 जो गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार की बात करता है। और क्योंकि सरकारी यूनिवर्सिटीज संविधान के तहत राज्य यानी स्टेट की परिभाषा में आती हैं, इसलिए ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे इन संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखें। आर्टिकल 15(2) के तहत राज्य का एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है, एक सकारात्मक जिम्मेदारी। हाँ, कि वो प्रोएक्टिव होकर ये सुनिश्चित करे कि उसके संस्थानों में समानता का माहौल हो और किसी तरह का भेदभाव न हो। ये सिर्फ भेदभाव को रोकने की नहीं बल्कि समानता को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी है। लेकिन जब शिकायतें अंदर ही अंदर दबा दी जाती हैं तो राज्य अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहा है। बिल्कुल। स्रोत में रोहित वेमुला का जो जिक्र है वो इसी संस्थागत विफलता का एक दुखद प्रतीक है। रोहित वेमुला की मौत नियमों की कमी की वजह से नहीं हुई थी। नियम तब भी थे, वो संस्थागत ताकत का नतीजा था जिसने खुद को हर तरह की जवाबदेही से बचा लिया। और ये नए नियम भी उसी पैटर्न को दोहरा सकते हैं। हाँ, यही खतरा है। अपनी अच्छी भाषा के बावजूद ये नियम
उन्हीं संस्थानों पर खुद की निगरानी का भरोसा कर रहे हैं जिनके हित अक्सर छात्रों के संवैधानिक अधिकारों से टकराते हैं। लेकिन एक मिनट, इन नियमों में सजा का भी तो प्रावधान है। अगर कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता तो? हाँ, तो उसकी मान्यता रद्द हो सकती है या उसकी फंडिंग रोकी जा सकती है। ये तो काफी गंभीर सजा लगती है। कागज पर यह वाकई बहुत गंभीर लगता है, लेकिन असल में इस सजा का डिजाइन ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। कैसे? ये एक सब कुछ या कुछ नहीं वाला अप्रोच है, अ न्यूक्लियर ऑप्शन। मतलब बीच का कोई रास्ता नहीं है? या तो आप एक पूरी यूनिवर्सिटी को बंद कर देंगे या फिर कुछ नहीं करेंगे। हाँ, इसमें ग्रेजुएटेड इन्फोर्समेंट की बहुत कमी है। एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो एक छोटी मोटी प्रक्रियात्मक चूक और एक व्यवस्थागत विफलता के बीच फर्क कर सके। जब सजा इतनी बड़ी और अंतिम होती है, जैसे किसी बड़ी यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द करना, तो उसे लागू करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कोई भी रेगुलेटर इतना बड़ा कदम उठाने से हिचकिचाएगा। और इसका नतीजा ये होता है कि यूनिवर्सिटीज को पता है कि ये सजा कभी दी नहीं जाएगी। बिल्कुल। तो वो सार्थक सुधार करने के बजाय सिर्फ प्रक्रियात्मक खानापूर्ति, मतलब एक बॉक्स टिकिंग एक्सरसाइज करने पर फोकस करते हैं। बस ये सुनिश्चित करते हैं कि कागज पर सब कुछ ठीक दिखे। हाँ, ताकि उन पर ये परमाणु बम गिराने का खतरा ना आए। और एक ऐसा सिस्टम जो असली नतीजों के बजाय सिर्फ निपटान के आंकड़ों को प्रायोरिटी देता है, वो भेदभाव को नॉर्मलाइज करने का और उच्च शिक्षा से जनता का भरोसा खत्म करने का जोखिम उठाता है। तो फिर रास्ता क्या है? अगर ये नए नियम भी खोखले हैं तो असली सुधार कैसे आएगा? स्रोत में कुछ ठोस सुझाव भी दिए गए हैं। हाँ, और ये सुझाव बहुत व्यवहारिक और जरूरी हैं। पहला क्या है? पहला और सबसे जरूरी, समितियों में असली निर्णय लेने की शक्ति वाले स्वतंत्र बाहरी सदस्यों को शामिल करना कंपलसरी बनाया जाए। बाहरी सदस्य? जी, ये लोग रिटायर्ड जज हो सकते हैं, सिविल सोसाइटी के सदस्य हो सकते हैं या दूसरे संस्थानों के शिक्षाविद हो सकते हैं जिनका उस यूनिवर्सिटी से कोई सीधा लेना देना न हो, ताकि जांच में निष्पक्षता आ सके, एक एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव आ सके। दूसरा है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। हाँ, शिकायतों के नतीजे, जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई और संस्थान ने जो भी सुधार किए, उन सब को एनोनिमाइज्ड फॉर्म में, मतलब पहचान छिपाकर, सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इससे संस्थानों पर एक सामाजिक दबाव बनेगा। बिल्कुल। जब सबको पता होगा कि किस यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, तो वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और तीसरा सुझाव? तीसरा है वर्गीकृत जवाबदेही, यानी ग्रेडेड अकाउंटेबिलिटी। व्यक्तिगत दुर्व्यवहार और संस्थागत विफलता के बीच फर्क करने के लिए साफ नियम होने चाहिए। अच्छा, मतलब अगर कोई एक प्रोफेसर भेदभाव करता है तो अलग सजा, और अगर पूरा डिपार्टमेंट या संस्थान इसमें शामिल है तो उसके लिए ज्यादा गंभीर परिणाम हो। बार बार नियमों का उल्लंघन करने पर क्या दंड मिलेगा, ये भी पहले से तय होना चाहिए। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो तस्वीर ये बनती है कि शिकायतों में 118% की बढ़ोतरी ये दिखाती है कि छात्र अब चुप नहीं हैं। वो अपनी आवाज उठा रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। लेकिन मौजूदा सिस्टम अपने 90% निपटान दर के दिखावे के साथ उन्हें असली न्याय देने के बजाय सिर्फ प्रक्रियात्मक रूप से चुप करा रहा है। और यूजीसी के ये नए नियम, जो कागज पर क्रांतिकारी लगते हैं, अपनी ढांचागत खामियों की वजह से असल में संस्थानों के हितों को ही बचा रहे हैं, छात्रों के हितों को नहीं। तो ये समानता का एक मुखौटा बनकर रह जाने का खतरा है। बिल्कुल। इंडिपेंडेंट निगरानी और असली पारदर्शिता के बिना ये नियम समानता का एक मुखौटा बनकर रह जाने का पूरा जोखिम उठाते हैं। और इस मुखौटे के पीछे यूनिवर्सिटीज अपनी ऊंची निपटान दरों का ढिंडोरा पीटती रहेंगी, जबकि भेदभाव की प्रथाएं जैस की तस चलती रहेंगी। और इससे सिर्फ उच्च शिक्षा में जनता का विश्वास ही कम नहीं होता, बल्कि समानता का वो संवैधानिक कर्तव्य भी नाकाम हो जाता है जो हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। शिकायतों में 118% की बढ़ोतरी का एक और मतलब है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये दिखाता है कि छात्र अब सिस्टम से डर नहीं रहे हैं, वो आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। सही बात है। व्यवस्था भले ही मामलों को बंद करने के लिए डिजाइन की गई हो, लेकिन शिकायतों की इस उठती हुई आवाज को बंद नहीं किया जा सकता। तो सवाल ये है, तब क्या होगा जब समापन के लिए बनी एक व्यवस्था का सामना न्याय की मांग करने वाली एक पूरी पीढ़ी से होगा? इस बहुत जरूरी विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही गहरी और जरूरी चर्चाओं के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।